नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे देवास जिले की। देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। देवास, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, खातेगांव और बागली। इसमें बागली एसटी वर्ग और सोनकच्छ एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अन्य तीनों सीटें सामान्य हैं। देवास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मां चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर है। एक लोक मान्यता यह भी है कि यहाँ एक साथ होलकर राजवंश और पवार राजवंश का शासन हुआ करता था। बड़ी देवी मां तुलजा भवानी होलकर वंश की कुलदेवी हैं और छोटी मां चामुंडा देवी पवार वंश की कुलदेवी हैं। इस कारण यहाँ पर दोनों देवियां वास करती हैं। देवास पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पवन चक्कियां देवास में हैं। देवास में बैंक प्रिंटिंग प्रेस नोट का कारखाना भी है। देवास को कलाओं के घर के नाम से भी जाना जाता है। देवास को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। बागली विधानसभा सीट की सबसे पहले बात करेंगे, जहां 2008 से बागली सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। सीट पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां 60% वोट एसटी वर्ग के हैं। बागली को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी यहां से 9 बार चुनाव जीते थे। प्रदेश की प्रसिद्ध काली सिंध नदी का उद्गम भी देवास के बागली गांव से होता है। पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी का बागली में एक तरफा दबदबा था। उनके देहांत के बाद बीजेपी सरकार में उनके बेटे दीपक जोशी भी मंत्री रहे। हाल ही में बीजेपी में उपेक्षा का दंश झेल रहे दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देवास सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी गायत्री राजे पवार जीती थी। साल 2013 में बीजेपी प्रत्याशी तुकोजीराव पवार को जीत हासिल हुई। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी तुकोजीराव पवार ही जीते थे। आज भले ही राजवंशों का शासन ना रहा हो, लेकिन सियासत लगातार पवार राजवंश की ही होती है। यहां की राजनीति महल के इर्द गिर्द ही घूमती है। और अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा सीट की, जो आती है सोनकच्छ विधानसभा सीट के नाम से। सोनकच्छ विधानसभा सीट सोनकच्छ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 40% से ज्यादा वोट एससी वर्ग के हैं। दूसरे नंबर पर 30% वोटर्स ठाकुर समुदाय के हैं। एससी और ठाकुर वर्ग की जीत में अहम भूमिका होती है। 1998, 2003, 2008 में लगातार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस यहां मात खा गई। 2008 में कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। सज्जन सिंह वर्मा यहां काफी मजबूत स्थिति में हैं। और अब चौथी सीट की बारी है, जो कि है हाटपिपलिया विधानसभा सीट। इस सीट का गठन 1977 में हुआ था। भीतरघात यहां के चुनाव में हमेशा देखने को मिलता है। सामान्य सीट हाटपिपलिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। हाटपिपलिया सीट पर दलित वोटरों की संख्या 50,000 के करीब है। खाती और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ राजपूत, पाटीदार, सैंधव समाज के लोग चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। और खातेगांव की बात करेंगे अब, जो कि ज्यादातर विधायक कन्नौज गांव से यहां पर बने हैं। आखिर बार खातेगांव से 1993 में कमला अग्रवाल को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया था, जो चुनाव हार गई। उसके बाद दोनों ही दलों ने कभी खातेगांव से टिकट नहीं दी है। तो ये एक छोटा सा समीकरण जो कि हमने देवास विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों का आपके सामने पेश किया है। और इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि देवास विधानसभा सीट में कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में पूरे हो पाए हैं, या फिर अब भी जो मतदाता हैं वो अधूरे वादों का दंश झेल रहे हैं। एक और समीकरण आपके सामने पेश करते हैं। यह है प्रत्याशियों का समीकरण। हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल है और मनोज चौधरी बीजेपी से हैं, जिनका आपस में मुकाबला है। इसके बाद खातेगांव की बात करें तो दीपक जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुछ महीने पहले। और बीजेपी से आशीष गोविंद शर्मा को टिकट मिली है। दोनों प्रत्याशियों का आपस में मुकाबला है, कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बागली विधानसभा सीट से गोपाल भोसले कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने मुरली भंवरा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि गोपाल भोसले के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बागली विधानसभा सीट से। और आमने सामने की कड़ी में सोनकच्छ विधानसभा की भी बात कर लेते हैं, जहां से सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के राजेश सोनकर से होगा। तो ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जिनके इस विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देवास विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी हैं प्रत्याशी के तौर पर, और बीजेपी ने गायत्री राजे पवार को मैदान में उतारा है। और रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का प्रवीण आचार्य, जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रवीण, देवास का हमने विश्लेषण पेश किया और अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में कितने चुनावी वादे यहां पर पूरे हुए और कितने अधूरे हुए। जनता से भी बातचीत करें। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देवास से जो चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से,
गायत्री राजे पवार, उनका राज परिवार का बताया जाता है कि सन 1990 से लगातार इस सीट पर यहाँ पर कब्जा रहा है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता भी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे, कितने वादे आज जो है जनता के पूरे हुए हैं? इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विकास, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा ही विकास। और 90% जो घोषणा पत्र था वो मुद्दे हमारे पूरे हुए और कुछ जो बचे हैं वो आने वाले 5 साल में पूरे करेंगे। जी, इनका ये कहना है कि कुछ मुद्दे जो बचे हैं वो आने वाले चुनाव में पूरे होंगे। हम आपको बता दें कि अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जो राजेश व्यास जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर असली मुद्दे क्या हैं। प्रवीण जी, इस समय चुनाव अब चरम पे है। 5 विधानसभा में जनसंपर्क को लेके भी स्थिति एकदम तेज हो गई है और यदि हर विधानसभा में देखा जाए तो बागली को छोड़कर बाकी सब जगह विकास को केंद्र में रखकर ही पूरे चुनाव भर ये मामला रहेगा। बागली में जिला बनाने का जो मामला वो जरूर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इसी के साथ में हमारे साथ एक और पत्रकार साथी है जो जुड़े हुए हैं, जो धरातल पे काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे असली मुद्दे? देवास जिले की हम बात करें तो 5 विधानसभाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन 5 विधानसभाओं के इस बार के समीकरण क्या है? क्योंकि जहां तक 5 विधानसभा चुनाव का जो समीकरण हैगा वो इस वक्त साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है, किंतु जहां एक प्रदेश सरकार विकास के मुद्दों की बात कर रही है तो एक बात जरूर आई है कि यहाँ विकास कार्य हुए अवश्य हैं, पर जो स्थानीय समस्या है, स्थानीय मुद्दे हैं, वहां कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए वो कमी का कारण बने होंगे। जो आने वाले समय में जो मतदान होगा उसका थोड़ा प्रभाव पड़ सकता हैगा, क्योंकि सभी चीजों को एक साथ नहीं किया जा सकता हैगा। पर कुल मिला के देखने में ये आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव का परिदृश्य है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। जहाँ भाजपा अपने विकास को लेके उसको दोहरा रही है, वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश कर रही है। किंतु पिछले समय में जो मुद्दे प्रमुखता से विकास कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको फिलहाल तो बुलाने में कामयाब नजर आ रही है। तो और भी हमारे साथ में यहाँ पे कांग्रेस से भी लोग जुड़े हुए हैं, नेता जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी जी हमारे साथ में मौजूद है। आखिर क्या कारण रहा कि देवास विधानसभा पर 1990 के बाद आज तक अपना परचम नहीं लहरा पाई है कांग्रेस? देखिए, क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 से जब यहाँ पे एक राज परिवार को टिकट दिया गया, राज परिवार के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति तो लोगों को होती है, परंतु राज परिवार के आदमी के विधायक बनने के बाद उन्होंने यहाँ की जनता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। विकास के नाम पर यहाँ पर शून्य है, विकास कुछ भी नहीं हुआ। आज अगर हम आप देखें तो यहाँ पे जिस समय कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस की सरकार में हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बना, तो इंडस्ट्रियल एरिया बनने से करीब 2,500 फैक्ट्रियां हमारे देवास के आसपास थी। आज जो मात्र गिनती की 250 बची हुई, जिसकी वजह से क्या फैक्ट्रियां बंद होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। आज शहर में बेरोजगारी चरम पर है। दूसरी बात, यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के लिए आदमी को इंदौर जाना पड़ता है। इतने 30 साल से आप लगातार विधायक हैं, विधानसभा में रह के आप यहाँ कोई एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं बना पाए। 2 सरकारी स्कूल जो अंग्रेजों के जमाने के पहले से तब से चल रहे हैं, आज तक वही चल रहा है। कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम जिसकी वजह से हम ये कह सके भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया है। तो और भी हमारे साथ में मनोज यादव जी भी हमारे साथ में, पवार जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। क्या मुख्य कारण रहा और किन विषय को लेकर के कांग्रेस आज जो है देवास विधानसभा में अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी? कांग्रेस ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है जो लोकप्रिय है और समाज सेवी है। कांग्रेस इस बार जी, चलिए प्रवीण से फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि जो जनता है वो काफी हद तक इसे सहमति रख रही है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस विधानसभा सीट पर विकास के काम किए थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी का यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दबदबा है। इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी दल बल के साथ चुनावी प्रचार में जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से आपके सामने हम वो तमाम समीकरण पेश कर रहे हैं जो कि देवास विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सीटों का विश्लेषण है। बागली विधानसभा में आप देख पा रहे हैं 2003 से लेकर 2018 तक लगातार
बीजेपी ही जीतती रही है। बीजेपी का एक तरह से गढ़ बागली विधानसभा सीट बन चुकी है। और बागली विधानसभा सीट से आपको बता दें कि दीपक जोशी 2003 में चुनाव जीते थे, लेकिन अब कैलाश जोशी उनके बेटे प्रत्याशी यहां से हैं कांग्रेस की टिकट पर। सोनकच्छ विधानसभा से 2 बार कांग्रेस को 2003 और 8 में मौका मिला, फिर एक बार बीजेपी को मौका दिया गया, लेकिन 2018 में फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। सोनकच्छ विधानसभा सीट से 2 बार कांग्रेस को मौका मिला, एक बार बीजेपी को, और 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने जीत दर्ज की और इस बार भी यहीं से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सोनकच्छ विधानसभा सीट का विश्लेषण था। और देवास जो कि मुख्य विधानसभा सीट है, लगातार पिछले 4 विधानसभा चुनावों से बीजेपी को ही इस सीट पर जीत हासिल होती आ रही है और जीत का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का 100% माना जाता है। और कहीं ना कहीं भाजपा के इस किले को भेदना कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। काफी हाई प्रोफाइल सीट है, काफी हॉट सीट मानी जाती है देवास विधानसभा सीट, और बीजेपी के गढ़ को नेस्तनाबूद करने के लिए कांग्रेस भी किलेबंदी कर रही है और लगातार जो रणनीति के तहत प्रचार अभियान है प्रत्याशियों का, वो भी जमीनी स्तर पर जारी है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या ये किला ढह पाता है, ये देखने वाली बात होगी। 2008 से लेकर 2013 तक और 2013 से 18 तक लगातार बीजेपी के विधायक हाटपिपलिया विधानसभा सीट से चुनकर आते रहे। 2018 में हालांकि कांग्रेस को मौका मिला। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील खान जी जुड़ चुके हैं। शकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शकील जी, देवास विधानसभा सीट की आज हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, कुछ जगह पर हमने देखा है कि बीजेपी का एक अभेद किला है जिसे लगातार तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन क्या इस किले को तोड़ना इतना आसान कांग्रेस के लिए हो पाएगा इस विधानसभा चुनाव में? शकील जी। इस पूरे जिले में विधानसभा की 5 सीट आती है जी। देवास शहर, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, खातेगांव और बागली जी। 5 में से 2 जो सीट है विधानसभा सीट, वो आरक्षित सीट है, एक सोनकच्छ और दूसरी बागली जी। अब यदि बात की जाए देवास शहर की, तो देवास में पिछले 3 दशक से पवार राज घराने का यहाँ पर कब्जा है जी। यदि बात करें पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुकोजीराव पवार, वो लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने जी। उनके निधन के बाद 2015 में हुए उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी गायत्री राजे पवार पहली मर्तबा यहाँ से विधायक चुनी गई और दूसरी मर्तबा लगातार जो है वो 2018 के आम चुनाव में विधानसभा पहुंची। ये तीसरा मौका है जब वह चुनावी मैदान में है। 2 बार की विधायक है गायत्री राजे पवार जी। उनके पति 6 बार के विधायक रहे हैं, एक मर्तबा उनके ससुर विधायक रहे, यानी 9 बार जीत का सेहरा किले के सिर पर बंधा है जी। तो निश्चित ही ये कह सकते हैं कि देवास में जो सियासत है वो राजमहल के इर्द गिर्द घूमती है। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस खेल है, कांग्रेस ने युवा चेहरे प्रदीप चौधरी पर दाव लगाया है जी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पवार राजघराने के किले को कैसे ढहा पाती, क्योंकि 3 दशक का उनका लगातार जो है यहाँ पर कब्जा बरकरार है। और देवास शहर की यदि सियासत की बात करें तो वो इसी महल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। एक और जहाँ कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है तो वहीं राज परिवार जो है अपने दम पर अपने बूते जो है शहर के लोगों के दिलों पर राज करता है और भारतीय जनता पार्टी या ये कहे कि संघ से इतर जो है वो अपनी राजनीति करते हैं और अपने बूते पर वो जो है यहाँ पर लगातार जीतते आ रहा है। अब हम यदि आगे चले तो सोनकच्छ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद नजदीकी माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री रहे, दिग्विजय सिंह सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इस समय सोनकच्छ भी एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर से होने जा रहा है। यहाँ एक खास बात यह है कि राजेश सोनकर इंदौरी नेता है, नया चेहरा है सोनकच्छ क्षेत्र के लिए, जो सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया है और वो मैदान में और एक अच्छा चुनाव फिलहाल देखने में आ रहा है। यदि हम आगे बढ़े तो सोनकच्छ के अलावा देवास जिले की जो खातेगांव विधानसभा सीट है उसकी निगाह मध्य प्रदेश कि हर एक राजनीतिक विश्लेषक कह ले या राजनीतिक व्यक्तित्व जो है
मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है ये सीट लगातार, क्योंकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो कि पिछले दिनों जो है पिछले कुछ महीने पहले भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस का हाथ थामा था। विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत स्वर्गीय कैलाश जोशी के वह सुपुत्र है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, 3 बार के वो विधायक रहे। हालांकि 2018 में हाटपिपलिया जो कि उनका गृह क्षेत्र था, वहां से वो चुनाव हार गए थे। सिंधिया समर्थक विधायक ने उन्हें चुनाव हराया था। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी पहली बार खातेगांव से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनका मुकाबला भाजपा के जो युवा चेहरा है, लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में आशीष शर्मा, उनसे उनका मुकाबला है। तो हाटपिपलिया भी एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है देवास जिले की इस समय। तो भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव में अभी पूरे 17 दिन का वक्त है। मतदान 17 नवंबर को होना है और इस बीच कई बड़े दोनों ही राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक या बड़े दिग्गज नेता जो है चुनावी सभाएं लेंगे। खुद प्रियंका गांधी 8 नवंबर को दीपक जोशी के समर्थन में खातेगांव क्षेत्र में एक जनसभा करने जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत जल्द जो है देवास जिले में मोर्चा संभाल लेंगे। तो इस तरह की देवास में फिलहाल जो है राजनीतिक गतिविधियां चल रही है और चुनाव अपने पूरे चरम पर है। प्रत्याशी दोनों ही राजनीतिक दल के जो है जनता के बीच में गली मोहल्लों में और वोट मांगने के लिए उनके घर घर दस्तक दे रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रत्याशी जब दस्तक दे रहे हैं शकील खान जी, तो इस दस्तक के दौरान किस तरह का रुझान जनता का उनके लेकर के है? क्योंकि जो चुनावी वादे किए गए थे, जनता कह रही है कि बहुत सारे वादे अब तक अधूरे हैं। तो क्या जमीनी स्तर पर वाकई में जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उतना काम नहीं कर पाए हैं इस 5 साल में जितना कि होना चाहिए था? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जैसा कि यदि बात की जाए तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास काम हुए, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार भी हुआ है। और ये देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश भर की हम बात कर लें तो विकास के साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। हाल ही में जो है पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया था। इसके अलावा सड़कों का यदि जाल बिछाया गया है, वहां भी भ्रष्टाचार की बातें सामने। कई अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़े, रंगे हाथ ट्रेप हुए हैं। तो भ्रष्टाचार भी किसी से छुपा नहीं है। तो विकास के बीच भ्रष्टाचार और साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यदि बात देवास की कर ले तो देवास जिले के कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे, देवास शहर भी हालांकि उसमें आता है, 5 विधानसभा हम ले ले तो कृषि आधारित ये पूरा जिला है, कृषि आधारित क्षेत्र। मध्य प्रदेश भी कृषि आधारित, अधिकतर जो मतदाता है वो कृषि आधारित है। तो जो कृषि आधारित है जी, अब देवास ही एक मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि देवास का युवा पढ़ाई से लेकर जो है रोजगार के लिए इंदौर का रुख कर रहा है? कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान हमारे जिम्मेदारों पर, जनप्रतिनिधियों पर एक खड़ा हो रहा है। हालांकि वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम चूंकि पत्रकार है किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम स्पष्ट तौर से ये कहते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है कि देवास में उद्योग है या उद्योग बंद हो चुके हैं। तो उद्योग यदि बंद भी हो गए हैं तो इसका जिम्मेदार क्यों है? हमारा युवा रोजगार के लिए इंदौर का रुख कर रहा है, बड़े शहरों में जा रहा है, पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा से लेकर रोजगार के लिए इंदौर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे सियासतदान जो है जिम्मेदार, वो इसके जिम्मेदार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, चूंकि कृषि आधारित ये पूरा जिला है, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, खातेगांव, बागली विधानसभा सीट आती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं आज भी जो है पैर पसारे खड़ी है। तो इस ओर ध्यान देना होगा। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि जो मतदाता है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल शकील जी, आखिरी सवाल आपसे है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा से टक्कर होती है, लेकिन चूंकि इस बार हम देख रहे हैं, लगातार विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तीसरे दल के रूप में कुछ जगह पर अपनी पैठ जमा पा रही है। लेकिन जो देवास जिले की विधानसभा सीटें हैं, क्या इसके संबंध में उनकी पैठ कहीं पर दिखाई देती है, या फिर इस बार भी जो मुकाबला है वो जो खास 2 दल है उनके बीच में ही होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी हालांकि अपनी जनता के बीच में पेड़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो फिलहाल जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश भर का या देवास जिले का यदि हम बात करें तो
फिलहाल जो मुख्य मुकाबला होना है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और दोनों ही राजनीतिक दल ने जो है बड़े चिंतन मंथन के बाद, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देवास हो, हर विधानसभा सीट पर 230 विधानसभा सीट पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने चिंतन मंथन के बाद प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कई दिग्गज मैदान में हैं, कई साफ सुथरे चेहरे या युवा चेहरों पर दांव लगाए हैं, कई जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तो ये जो चुनाव होना है ये बेहद ही रोचक चुनाव होने जा रहा है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का, या यूं कहें कि देवास की राजनीति का ओट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबला यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के बीच में होने जा रहा है। कुछ वादे जनता से किए गए थे, लेकिन अब तक उन वादों को पूरा करने की दरकार है, और देखना होगा कि इस बार किस पार्टी पर जनता का एतबार है। शकील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और देवास की अलग अलग विधानसभा सीट को लेकर विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे के इस एपिसोड में हमने बात की है देवास की विधानसभा सीटों की। जनता भी यहां पर काफी दिलचस्प जवाब देती हुई नजर आई, क्योंकि कुछ की सहमति थी कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास हुए तो कुछ भाजपा के पक्ष में नजर आए। लेकिन फिलहाल मतदाता का मन है, और चुनाव के समय ही ये निर्धारित हो पाएगा जब नतीजे आएंगे कि उनका रुझान किस ओर था। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।